नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूं हमारे 9th सेशन में, जो कि सीजन 7 शुरू हो चुका है हमारा। उसका 9th सेशन आज हम टेलीकास्ट कर रहे हैं, आपके सामने लेकर आए हैं। 9th ऑथर को आपके सामने हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है एक ऐसे ऑथर जो अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अपनी बुक के बारे में आपको बताने वाले हैं। और हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हम सबसे रिलेटेड है और जिस पर हम सभी का पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूर चाहिए। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत देश के बारे में। आज हम इंडिया के बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आई एम श्योर हम सभी का कोई ना कोई ओपिनियन ज़रूर होगा हमारे भारत को लेकर। हमारे भारत को आज़ाद हुए बहुत समय हो गया है, बहुत वर्ष बीत गए हैं। हर साल हम इंडिपेंडेंस डे, हर साल हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत सच में आज़ाद हो चुका है? क्या भारत मानसिक गुलामी से नहीं गुजर रहा? आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज जिस किताब को हम डिस्कस करने वाले हैं, उस किताब में हमारे ऑथर ने भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को जगाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि भारत भले ही आज़ाद हो चुका है लेकिन मानसिक गुलामी अभी तक नहीं गई है। इसके साथ में उन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंट, बहुत से ऐसे भागों को छेड़ा है, टच किया है, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बातचीत की है जिसको शायद कई जगह पर कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, कई जगह पर उसके बारे में बातचीत भी नहीं की जाती है। उन्होंने इस बुक में बताया है कि भारत के द्वारा कुछ ऐसे हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज भारत का प्रेजेंट इम्पैक्ट हो रहा है। भारत अपने आप में पहला एकमात्र ऐसी शक्ति उभर के आया है जो कि धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज के थ्रू उसको सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और इसी वजह से भारत आज विकासशील देश की श्रेणी में सबसे आगे होते हुए भी विकसित देश नहीं बन पा रहा है। इसके साथ साथ में हमारे ऑथर ने बुक में डिटेल में चर्चा की है इसकी पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, इसके रिलीजियस अफेयर्स के बारे में, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, सोशल अफेयर्स के बारे में। धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया में। स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। और इस धर्म को, इस रिलीजन को एक वेपन के रूप में यूज किया जाता है। तो क्या कुछ बताया है भारत को लेकर के और क्या कुछ समस्याएं हमारे ऑथर के नज़रिए से आज भारत में है जिसको अगर हम सुधार लेंगे, अगर हम उसके बारे में विचार विमर्श कर लेंगे तो हम भारत को विकसित देश बना सकते हैं और बहुत आगे ले जा सकते हैं, जो कि उसमें पोटेंशियल है भी। तो आज हम बातचीत करेंगे इसी किताब के बारे में और जिन ऑथर से हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस बुक को लेकर के, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is an all-rounder with a great deal of knowledge on various subjects that impact our world, such as political affairs and religious affairs as well. At the same time, he is a sports buff and a movie fanatic. He also believes in standing for the right of people and aspires for a progressive India. So without any further delay, मैं invite करना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है अश्विन नरसिम्हा जी। हाय, गुड इवनिंग अश्विन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, और स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 के डे 9 में। हम आपसे बहुत सारी बातें आज करेंगे। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बुक का भी दिया है। आई एम श्योर हमारी व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस इस टॉपिक पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे और आपके व्यूज हम जानना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले आप प्लीज बताइए, आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। मुझे मेरे व्यूज एक्सप्रेस करने के एक्सप्रेस करने का चांस मिल रहा है और आपके ऑडियंस से कनेक्ट करने का चांस मिल रहा है, तो बहुत आभारी हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ओके, सो सर एक बार हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा और बताइए। हालांकि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपका, लेकिन वो बहुत छोटा था। आप अपने बारे में प्लीज बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ओरिजिनली तो चेन्नई से बिलोंग करता हूँ, बट हैविंग सेड दैट मैं इंडिया भर में रह चुका हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 6-7 साल से।
मेरी स्कूलिंग उड़ीसा में हुई है, गुजरात में रहा हूँ, तो पूरा इंडिया ट्रैवर्स किया है मैंने और इसलिए मैं इंडिया को समझता हूँ अच्छी तरह से एंड इन टर्म्स ऑफ मैं कौन हूँ क्या हूँ, मैं अपने आप को बहुत ऐसा कुछ ये नहीं समझता हूँ, एक सिंपल सा आदमी हूँ जो आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट, आई वर्क इन एन एमएनसी, लेकिन राइटिंग मेरा पैशन रहा है पहले से, जैसे आपने इंट्रोड्यूस करा था, स्पोर्ट्स मेरा पैशन रहा है पहले से, सो तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने राइटिंग के थ्रू। मेरा जो भी नॉलेज है, मैंने जो भी गेन किया है अपने लाइफ में, जो भी मैंने सीखा है, मैं जस्ट वो शेयर करना चाहता हूँ, सो बस वही है। ओके, सो आप बता रहे हैं कि राइटिंग आपका पहले से ही पैशन रहा है, तो ये राइटिंग और रीडिंग ने आपको क्या लगता है कि कितना चेंज किया है आपकी लाइफ को, कितना बदला है, और आपने कब से शुरू किया रीडिंग राइटिंग करना? देखिए, रीडिंग तो मैं बहुत ज्यादा वैसे नहीं करता हूँ इन टर्म्स ऑफ, मुझे पहले से बड़ी-बड़ी किताबों से डर लगता था, तो लेकिन मैं काफी न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, करंट अफेयर्स काफी पढ़ता था और स्पोर्ट्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो इसी के बेसिस पे जो मेरा पहला बुक था वो भी स्पोर्ट्स क्रिकेट के बेसिस पे था। मैंने काफी सारा स्पोर्ट्स फॉलो किया लाइफ में। स्पोर्ट्स पढ़ते-पढ़ते, जैसे जब मैं स्कूल में था तो स्पोर्ट्स के पेजेस में देखता था, वहां से मैंने पॉलिटिक्स के बारे में मेरी आई मीन वो जो क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई, तो मैं उसके बाद मैं वो फॉलो करने लगा, तो काफी टाइम से 20-25 साल से मैं पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स को फॉलो करता आ रहा हूँ एंड उसी के बेसिस पे ये बुक भी मैंने लिखा है। उसके बेसिस पे मेरे व्यूज हैं, इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि सभी के व्यूज होते हैं और सभी को एक्सप्रेस करना चाहिए, तो वही मैंने किया है। ओके, अगर हम स्पेशली इस बुक की बात करें तो इस बुक को लिखना आपने कब शुरू किया था, या इसके बारे में कब सोचना शुरू किया था कि मुझे अब इसको एक बुक का रूप देना है? तो सोचना तो काफी टाइम पहले शुरू किया था, शायद 7-8 साल पहले सोचना शुरू किया था। उसके बाद लेकिन मैंने सोचा कि मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो क्रिकेट है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं क्रिकेट के बारे में किताब लिखूं और वही मैंने किया। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमेशा से मेरे करीब रहा है, बिकॉज हम सभी पैशनेट हैं देश को लेके और मैं भी हूं, तो पहले से मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं। मैंने इनफैक्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे मैंने PIL फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी इश्यूज चल रहे हैं विमेन्स एम्पावरमेंट को लेके, जैसे कोलकाता में चल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजों पे मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो उसी टाइम से मुझे आई गेस 7-8 साल पहले मैं चाहता था कि ये शुरू करूं, लेकिन एक्चुअल जर्नी मैंने जो शुरू की वो 2 साल पहले किया मैंने, एंड ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट जितना टाइम मिलता है रिसर्च करने के लिए एंड ऑब्वियसली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरे जो पर्सनल व्यूज हैं वो मैंने इस किताब के जरिए एक्सप्रेस किया। ओके, सो अश्विन जी, इस बुक को लेकर के आई एम श्योर आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको किताब से। फैमिली और फ्रेंड्स को भी बहुत कुछ मन में होता है कि बुक लिख रहे हैं, ये बुक आने वाली है, उनकी तरफ से भी काफ़ी सजेशंस आते हैं, काफ़ी कुछ क्रिटिक्स भी आते हैं। आपको कितना सपोर्ट रहा अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का इस राइटिंग को जर्नी को लेकर के? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ इन चीजों को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बट ये टॉपिक इतना कॉमन है कि हम रोज ही डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऑब्वियसली हम इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये सारी चीजें आजकल न्यूज में रहती हैं, तो ये डिस्कस होते रहते हैं एंड इस पे तो वाइल डायरेक्टली मैंने बुक पे फीडबैक किसी से नहीं लिया है जब मैं लिख रहा था, बट हैविंग सेड दैट, जो डे टू डे डिस्कशंस होते हैं उससे मैं काफी इंस्पायर हुआ एंड उसमें मुझे काफी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू मिले जो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, सो मैं हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी आपने इसमें क्या कुछ पॉइंट्स को डाला है, क्या कुछ बताने की कोशिश की है, थोड़ा आप अपनी बुक के बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल, सो ये बुक एज द टाइटल गोज, इंडिया माइनॉरिटी विक्टिम है,
तो see there are two or three important issues जो इंडिया को जो हम काफी सालों से, जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है उस टाइम से हम झेलते आ रहे हैं। तो ये बुक प्राइमरीली अबाउट इंडिया स्टैंडिंग है इस सोसाइटी में, जहाँ पे हमें हमेशा से हमें इतना पोटेंशियल है कि हम देश के नंबर वन, दुनिया का नंबर वन देश बन सके। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड उसमें प्राइमरी जो रीजन है वो है रिलीजन, एंड इसमें वो मेंशन किया गया है। सेक्युलरिज्म की बात हम करते रहते हैं, रोज ये टॉपिक छिड़ता है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि एक्चुअली ट्रूली सेक्युलर हो, सिर्फ इंडिया। मेरे और ये पॉइंट ऑफ व्यू में किसी के साथ भी आर्ग्यू करने को तैयार हूं, क्योंकि ट्रू सेक्युलरिज्म अगर आप देखो तो सिर्फ इंडिया है जहां पे इतने सारे धर्म हैं जो कहीं और पे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन और हमने पहले से सभी धर्मों को उतना ही महत्व दिया है, किसी में कुछ भेदभाव नहीं किया है। मैं स्कूल में रहा हूं, मेरे साथ अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये किसी दूसरे धर्म के। लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, हमारे इंटरनल पॉलिटिशियंस और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उन्होंने ये उनको अगर एक वीक पॉइंट इंडिया में नजर आई तो वो ये धर्म को लेके उन्होंने सोचा कि इंडिया को डिवाइड करना बहुत आसान है। तो हालांकि हम डिवाइड हो चुके थे 1947 में, लेकिन ये डिवीजन जो है वो इन्होंने जारी रखा उसके बाद भी, मेनली थ्रू रिलीजन। तो उसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस काफी हैम्पर हो गया, एंड बाकी देश हम पे उंगली उठाते हैं मेनली धर्म के नाम पे, राइट। तो ये मुझे एक्सपोज करना था, हिपोक्रेसी एक्सपोज करना था, दुनिया की हिपोक्रेसी, कि इंडिया का कल्चर जो है वो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है इतना डाइवर्स कल्चर जहां पे हो, और इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दैट कल्चर हम ये धर्म के इसमें फंस चुके हैं बुरी तरह से। और एंड हमारा जो यंग जनरेशन है वो इंडिया के बारे में ठीक से जानता भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो सिखाया जाता है, जो आप न्यूज पे देखते हो, उसमें एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर दिखाया जाता है इंडिया के बारे में। बट जो रियल इंडिया है उसके बारे में ना हम कभी स्कूल में पढ़ते हैं, ना कोई और हमें चांस मिलता है कहीं पे, अनलेस आप जाके किसी लाइब्रेरी में पुरानी किताब उठा के पढ़ लो, आपको इंडिया के बारे में कुछ समझ नहीं होगी। तो वो ये सारी चीजें मैं कवर करना चाहता था। मैं चाहता था कि एक्सपोज करूं वो एलिमेंट्स जो इंडिया को जिसकी वजह से इंडिया का प्रोग्रेस रुक रहा है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम प्रोग्रेसिव बन सकते हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो भी अभी इस समय हमें सुन रही है, देख रही है, इस बुक को लेकर के, फ्रेंड्स, इस टॉपिक को लेकर के आप सबका भी खुद का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होगा। और अगर आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, क्योंकि आप इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश का एक हिस्सा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जितने भी अफेयर्स हैं उसके बारे में आप जानकारी रखें और अपना व्यू जरूर रखें। सो अगर आप इस टॉपिक को लेकर के कोई व्यू रखते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इस पूरे प्रोग्राम के दौरान किसी बात को लेकर डिसएग्री है या आपका कोई अलग व्यू है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के सेक्शन के थ्रू। ओके, सो अश्विन जी, इस किताब के में, इस पूरी बुक जर्नी में, राइटिंग जर्नी में कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपकी हेल्प की हो, आपको सपोर्ट किया हो, आपका मार्गदर्शन किया हो, किसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे? काफी सारे लोग हैं, उनमें से एक है जिनको मैंने इनवाइट किया है इस शो में। वो खुद ही एक लाइफ कोच हैं। हालांकि इस बुक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट उनकी जर्नी मेरे लिए काफी इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो उनके पापा एक फार्मर थे, और वो वहां से इस आज ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं जहां पे वो लाइफ कोच बन चुके हैं। उन्होंने अपना कॉर्पोरेट जॉब, बैंकिंग जॉब छोड़ के अभी वो लोगों को कोचिंग करते हैं, लोगों की। तो इनकी जर्नी मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग रही है। तो आई वुड
इसीलिए मैं इनको थोड़ा आई मीन इनसे डेफिनेटली इनको काफी श्रेय देना चाहूंगा टू इंस्पायर मी टू राइट। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम अश्विन जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सतीश जी को। या हेलो, गुड इवनिंग सतीश जी। Namaskar, good evening. It's an honor to be on the show. Thanks, and Ashwin, for inviting me here. I'm sorry, I'm from South India. I don't speak Hindi, though I understand a little bit. My apologies, sincere apologies. Yeah. नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस प्रोग्राम। और हम अश्विन जी से बातचीत कर रहे हैं उनकी बुक को लेकर के। सो हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बुक? व्हाट डू यू वांट टू से? I know Ashwin from a very, very long time. I mean, 20 years. We worked together in a team, and he later on became my team manager as well. I reported to him, and something that I saw in Ashwin was, the winner's mindset. If you just look at his email itself, it's called Ashwinner. So he always had this winner's mindset and 100% commitment to any task. And I remember, some 10 years back when he would post some small articles in Facebook and LinkedIn and elsewhere, I always thought, he can become a great columnist. But here he's an author himself, and I'm really, really proud to know him. And he has written one book, and now he's writing his second book. And he is a person who wants to create deep impact in our society. And it's amazing that he's writing about our country, and this is very, very important. In the next 5-10 years, our country is going to be on global stage, and his work is going to be very, very important for all of us. And I wish him all the best. Thanks, Ashwin, for doing this. Absolutely. Thanks for the kind words. So Satish, one more question. Have you noticed any changes in Ashwin after becoming an author? Not that I can see, but he looks much more calm, much more polished, and I saw him speak. Amazing speaking as well. Besides being a good writer, you have to be a speaker as well. He's a master. All right. Thank you so much, Satish, हमसे जुड़ने के लिए, and all the best. Thank you so much. Thank you so much. Real honor. Appreciate it. Thanks. Okay. So now, Ashwin, शुरुआत आपकी बुक के बारे में अब हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस का भी ये है, आपकी बुक के थ्रू क्या ऐसा भाव है, क्या ऐसी फीलिंग है जो, या क्या ऐसा मैसेज है जो आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को देना चाहते हैं, अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहते हैं? वो एक मैसेज या दो मैसेज क्या होंगे? दो मैसेज बहुत सिंपल है। एक तो मैसेज है यूनिटी का, कि हमें यूनाइटेड रहना है। हालांकि हम इसके बारे में हम बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा है कि हम कभी भी यूनाइटेड हो पाए हैं अभी तक। सो पहला मैसेज तो वो है। दूसरा मैसेज ये है कि आप अपने देश को कभी नीचे ना समझें या नीचा ना दिखाएं, बिकॉज ये एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है आजकल। हमारे देश में हम अपने देश की बुराई करते रहते हैं, और आजकल ये फैशन हो गया कि हम बाहर भी जाके अपने देश की बुराई करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नागरिक आके अपने देश की बुराई, यूएस का अगर कोई हो, वो अगर इंडिया में आए तो वो अपने देश की बुराई नहीं करेगा। हालांकि वहां पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल, वहां पे ब्लैक्स को जैसे ट्रीट किया जाता है, इतना रेसिज्म है जो इंडिया के प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम ये वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां पे इससे भी कई ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलरली बाकी कई देशों में प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हो। बट कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके नागरिक कहीं बाहर जाके अपनी बुराई करें, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि हम इम्प्रूव करते रहें और अपने आप को और सक्षम बनाते रहें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतनी बुराई करें कि हमें खुद लगे कि ये देश किसी लायक नहीं। एब्सोल्युटली, आई एग्री कि सच में ऐसा आप जब बता रहे हैं कि वर्ड फैशन हो गया है कि हम कुछ भी बोल देते हैं बाहर जाकर के, नहीं अपने देश में भी जो हमारे देश के सर्वोत्तम जो फर्स्ट पर्सन है उसको लेकर के भी हम इतने सारे जोक्स, इतने सारे मजाक, इतने सारे मीम्स बन जाते हैं, और उसके लिए कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं किसी को ये डर नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ गलत है कि सही है।
और यही चीज आगे फ्लोट होके और इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है लोगों में। बिल्कुल, आई मीन लिबरलिज्म में मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। आई थिंक ये हमारा हक है और हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये हक देता है कि हम लिबरली बात करें, हर चीज को क्वेश्चन करें, जो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज का को गलत तरीके से प्रेजेंट करें, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, विच इज समथिंग आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट। और मैं चाहता हूं कि वो इमीडिएटली स्टॉप हो और हमारा जो हम जो एक्चुअली जहां पे पहुंचना चाहते हैं हम उसकी तरफ ध्यान दें। राइट राइट। अश्विन, भारत का ऐसा कौन सा पहलू है आपको लगता है कि जिसके जो अनदेखा हो रहा है, जो नेग्लेक्टेड है, और अगर उसके बारे में हम नागरिकों को पता चले तो इंडिया काफी ज्यादा आगे ग्रो कर सकता है? वो कौन से पहलू हैं जिसके बारे में आपने बुक में भी चर्चा की है? बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। राइट फ्रॉम जैसे मैंने बोला, रिलीजन एक प्रॉब्लम है, कास्ट एक प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट पे, विमेन एम्पावरमेंट पे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारा जो फोकस रहता है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, किसी भी इलेक्शन कैंपेन में देख लीजिए, जो डिस्कशन होता है वो हमेशा होता है आइदर रिलीजन को लेके या कास्ट को लेके। इन दोनों को हम अगर साइड में रख दें, इन दोनों को अगर, मेरा तो कहना यह है कि इन दोनों को कंप्लीटली अबॉलिश कर दें, कन्वर्जन्स को बंद कर दें या कास्ट को कंप्लीटली अबॉलिश कर दें, तो हम जो असली मुद्दे हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। सो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हम जो बाकी जितने भी देश हैं उनको ये पता है कि इंडिया इज अ राइजिंग सुपर पावर, और वो कभी भी नहीं चाहते हैं, जैसे कि इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। हम अगर स्कूल में हो या कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, हम किसी को कंपटीशन की तरह जब देखते हैं, हम ऑब्वियसली उनसे बेहतर करना चाहते हैं। बट ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे अगर आप कंपटीशन हो किसी को, तो वो आपको दबाना चाहते हैं, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद इंडिया। इंडिया को लोग चाहते नहीं है, बाकी देश चाहते नहीं कि इंडिया इतना ऊपर उठ जाए कि वो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो जीरो से शुरू हुआ है। 1947 में जब हमें आजादी मिली, उसके बाद से उस टाइम को हमारी हालत इतनी बुरी थी कि लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो उस स्टेज से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आप अगर देखोगे यूरोपियन कंट्रीज या जो भी बाकी सारे कंट्रीज हैं, वे तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो लूट की वजह से हुआ है। वो अफ्रीका गए, इंडिया गए, यहाँ से यहाँ के धन को लूटा और उसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं, whereas हम अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, एंड जो मुद्दे मैंने आपको बताए उस पे हमें फोकस करना चाहिए, विच शुड बी द गोल। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विन, आपने एक चीज और बताई है बुक में कि इंडिया ने हिस्ट्री में अपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिस वजह से आज उसका प्रेजेंट इम्पैक्ट हो रहा है। वो गलतियां कौन सी है, वो कौन किसको आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? गलतियां ही गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। सो राइट फ्रॉम हमें जो सिखाया जाता है स्कूल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, उसमें हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। हम सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया उसके पहले भी था, और इंडिया का जो हमारा जो मेन धर्म है, धर्म नहीं कहूंगा मैं, हिंदुइज्म जो है, विच इज एक्चुअली वे ऑफ लाइफ, इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन द बुक। वो सिखाता है कि यू हैव टू बी इंक्लूसिव, एंड इट इज एक्चुअली वेरी साइंटिफिक। जो योगा ले लो आप, या बहुत सारी ऐसी चीजें आप ले लो जो साइंस के बेसिस पे है, जिनका आधार साइंस है, राइट। सो लेकिन हमने इन सब चीजों को निग्लेक्ट करके हमने सिर्फ वो हमारे जो इनिशियल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उन्होंने वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे, ताकि उनके लिए आसान रहे इस देश को रूल करना। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दिस इज
अभी जो हम रह रहे हैं 1947 के बाद डिवाइड एंड रूल पार्ट 2 शुरू हो गया था। उसके पहले तो डिवाइड एंड रूल था ब्रिटिश का, उसके बाद पार्ट 2 शुरू हो गया था। तो हमें बस डिवाइड किया गया है और हमारी जो हिस्ट्री है वो पूरी गलत है। इन द सेंस आप किसी भी चीज को ले लो, हमें बताया जाता है कि कुछ लोगों की वजह से हमें आजादी मिली फॉर इंस्टेंस, लेकिन वो सही नहीं है। ये आजादी चंद लोगों की वजह से नहीं मिली है, इस पे काफी सारे लोगों का हाथ है। सिमिलरली ऐसी बहुत और चीजें हैं जिसपे हमें जो पिक्चर दिखाया गया है, मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ये आपको बुक में मिलेगा, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जिसका गलत पिक्चर दिखाया गया है। तो हाँ जी, so that is what I wanted to sort of. आपकी इस बात को मैं अग्री करती हूँ। हिंदू धर्म का आपने जिसे भी जिक्र किया, हमें रियल में हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आज के बच्चों को अगर देखा जाए, आज की जनरेशन को देखा जाए, तो उनको हिंदू धर्म के बारे में ABC भी नहीं पता, उनको नहीं पता। और वो इसलिए भी नहीं पता, मतलब मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो उनको इसलिए नहीं पता क्योंकि जो हमारी जो जनरेशन है उन्हें भी इतना कुछ नहीं पता है, तो हम अपनी जनरेशन को क्या पास ऑन करेंगे। ये एक मेन हिस्ट्री है जो कि हमारी जनरेशन को पता होनी चाहिए, बजाय इसके कि जब हम हिस्ट्री वर्ड का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में लड़ाइयाँ आती हैं कि इसकी उससे लड़ाई हुई, उस टाइम ये हुआ, वो सन आते हैं, वो डेट्स आती है, वो ये सब चीजें हमारे माइंड में आती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, हिस्ट्री का मतलब हमारा जो रिच पास्ट रहा है हिंदू धर्म का मान लीजिए या हिंदुस्तान का मान लीजिए, जैसे आपने योगा बताया, कई सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हमारे भारत में ही जिसका जन्म हुआ था, जो विदेशों में चली गई, जहाँ से अब हम अडॉप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। और जब पता चलेगा तब वो गर्व कर पाएंगे कि वो जिस देश में रहते हैं वो कितना रिच रहा है शुरू से, हमेशा से, तब वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे, उससे प्यार कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि हमने इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया है। हम डरते हैं अपने आप के बारे में बात करने से, तो वो डर नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, तो जो कि मैंने कोशिश की है इस बुक के जरिए बोलने की। राइट। अश्विन, आपने एक इस टॉपिक पर बुक लिख करके सच में एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया है, एक सुधार की तरफ कदम उठाया है। अब आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे हमारे इंडियन नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, कि वो अपने देश को और बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाएं, क्या सोच रखें, क्या चेंजेस लेके आए? पहले तो जैसे मैंने 2-3 बार कहा है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, अपने देश के कल्चर हेरिटेज को अप्रिशिएट करना सीखो। जो आपको नैरेटिव सुनाया जाता है उसको ब्लाइंडली उसका विश्वास न करो, और और ऐसे इतने सारे हमारे मुद्दे हैं जो रियल इश्यूज हैं, आप उन पे फोकस करो। मैंने रियल इश्यूज के बारे में भी इसमें लिखा है, तो उन रियल इश्यूज पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, आप अपने देश के बारे में कुछ जानो एंड इन्फॉर्म्ड रहो अपने देश के बारे में, और जो भी इधर उधर से आप सुनते हो उस पर विश्वास न करो। इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर हम अपनी मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, अपनी रिलीजियस जो हमारी भाषा है, जैसे बहुत जगह इंडिया में मैंने देखा है कि गुजरात में लोग आपस में गुजराती में बातचीत करते हैं, उनके जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, मार्केट वगैरह है, उसमें गुजराती भाषा का यूज होता है, वो लिखा जाता है। साउथ में काफी ज्यादा लोग मोस्टली अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। तो अगर अपनी भाषा को भी लोग ज्यादा से ज्यादा घर में घरेलू कामकाज में अपनाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक गर्व का फैक्टर है कि हम इस भाषा को अपना रहे हैं, ये हमारे देश की भाषा है, ना कि हम अंग्रेजी के पीछे जो आजकल के बच्चों को हम लगा देते हैं कि आप इंग्लिश में बातचीत कीजिए रूटीन में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप 100% अग्री 100% विद यू। आप फॉर एग्जांपल संस्कृत को ले लो। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके बेसिस पे बाकी सारी भाषाएं बनी हैं, और आज हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि संस्कृत को कमल हासन है हमारे साउथ के एक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जो बोलते हैं कि संस्कृत को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। और लेकिन संस्कृत इतनी पावरफुल भाषा है कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि वो साइंटिफिक रिसर्च में भी काम आ जाता है। सो जो ऐसी बातें जो हैं, जो कल्चर को मिटा देने वाली बातें, जो कंप्लीटली वाइप आउट करने की जो बातें होती हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। So I completely agree with your point of language. हमें अपने
भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए और ज्यादा जो हम टुवर्ड्स अंग्रेजी के टुवर्ड्स जो शिफ्ट हो रहे हैं, आई एम श्योर अंग्रेजी इज अ वे ऑफ लाइफ, अभी उसको बदल नहीं सकते हैं, बट अपना कल्चर हमें मेंटेन करना चाहिए। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप क्या सोच रखते हैं कि मातृभाषा में आप अगर बातचीत करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में, तो क्या देश के प्रति आप अपना कर्तव्य थोड़ा सा लगता है कि आप निभा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मातृभाषा में बातचीत करते हैं, मातृभाषा मतलब हिंदी के अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप बातचीत करते हैं, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अश्विन, इस बुक को जो आपने लिखना शुरू किया, आई एम श्योर बहुत चीज़ों पर विचार विमर्श किया आपने, कई चीज़ों को आपने ध्यान में रखा कि कहीं मर्यादा में ये चीज़ लिखी जाए, कोई कंट्रोवर्सी ना हो या शब्दों का ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़ ना हो जाए। कितना कुछ चैलेंजेस आए इन टॉपिक्स को लिखते हुए, इस बुक को लिखते हुए? क्या कोई चैलेंज आया आपके सामने? बिल्कुल चैलेंजेस तो आते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजों को लेके इतने पैशनेट हो जाते हो कि आप चाहते हो कि आप पूरी तरह से अपना व्यू एक्सप्रेस करो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पब्लिकली आप नहीं बोल सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक्चुअली ये आसान होता है कि आप किसी को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करो या किसी की पूरी तरह से बुराई करो, वो बहुत आसान होता है, क्योंकि और उसमें फायदा भी ज्यादा है। अगर मुझे अपना बुक बेचना हो तो मैं अगर कुछ ऐसी चीजें लिखूं, मुझे पता है कि मेरा बुक बिक जाएगा, क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो वही सुनना चाहते हैं। लेकिन इनको जो बैलेंस करना है वो बहुत बड़ा एक्ट है कि आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखो। यही मैंने कोशिश की है अपने किताब के जरिए कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूं और सिर्फ जो सही है उसको सही बताऊं और जो गलत है उसको गलत बताऊं, ना कि किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा ही मैंने फोकस नहीं किया है। जो कि आजकल आपको सोशल मीडिया में काफी देखने को मिलता है। आपको अगर ट्विटर में कुछ लाइक्स चाहिए या इंस्टाग्राम में कुछ लाइक्स चाहिए तो आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी तरह से बुराई करो या आप किसी एक समुदाय की बुराई करो, या ये जो पोलराइजेशन वाला व्यू है उससे मुझे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं, तो मैंने न्यूट्रल रखने की कोशिश की जी। हालांकि कुछ चीजों को मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है जो मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और उसी शायद मुद्दे, उसी उद्देश्य को लेकर के आपने इस किताब को भी लिखा है कि जरूरी नहीं है कि आप सभी लोगों को सेटिस्फाई कर सके, हर का अपना अपना ओपिनियन है, आप उसको अपना उजागर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अश्विन, इस बुक के थ्रू आपको क्या लगता है कि आप ऑडियंस में या भारत में कितना चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या चेंज आएगा इस बुक के बाद? आई एम श्योर, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बुक को समझें, पढ़ें और समझें। आई एम श्योर अगर वो उसके जो एसेंस को समझ लेते हैं तो काफी कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि एक एज अ राइटर मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और एक डायरेक्शन दिखाऊं। सो आई एम श्योर अगर लोग इसको पढ़ेंगे तो उनको वो समझ जाएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं और किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। सो आई एम श्योर इम्पैक्ट रहेगा अगर लोग इस बुक को पढ़ें तो। जी। अश्विन, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी। आप क्या सोचते हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आज के दौर में, जहां पर महिलाएं अब काफी आगे बढ़ चुकी हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, लेकिन आज के टाइम में भी समाज में देखा जाए या कॉर्पोरेट में देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आपको क्या लगता है, कितना चेंज आया है और कितना आना बाकी है? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही टची सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें अगेन एज अ सिविलाइजेशन हम एक ऐसे भारत का एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें देवियां हैं, देवताओं के साथ देवियां भी हैं, लेकिन किसी और सिविलाइजेशन में आपने ये नहीं देखा होगा। शायद ग्रीक गॉडेसेस होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशंस में औरतों की जिक्र भी नहीं होती है। हमारा जो सिविलाइजेशन पहले से उसमें औरतों का एक स्थान रहा है, बट इन द लास्ट 30-40 इयर्स स्पेशली मोबाइल फोन्स वगैरह आने के बाद जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो उल्टा हो गया है। तो
मेल शॉविनिज्म है अभी भी सोसाइटी में। हालांकि कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और कुछ जगहों पे शायद कुछ शहरों में आप चेंज देखते होंगे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे मैंने इनिशियली कहा था, मैंने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेके 6-7 साल पहले। मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया था क्योंकि कोर्ट्स में कुछ भी इंडिया में परस्यू करने के लिए होल्ड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूं, तो मैं वो ज्यादा परस्यू नहीं कर पाया था। बट बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। राइट फ्रॉम एजुकेशन अभी इम्प्रूव हुआ है ऑब्वियसली। आजकल औरतें, लड़कियां पढ़ती हैं, छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन जो सोसाइटी में आप अगर जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वो इक्वालिटी आपको नहीं दिखेगी। आई थिंक 80% मेन ही होते हैं। एंड मोर देन कॉर्पोरेट लाइफ, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए औरतों के लिए, वो अभी भी है नहीं सोसाइटी में। आपने काफी सारे इंसिडेंट्स अभी देखे होंगे हाल ही में, जो कोलकाता में हो रहा है और इससे पहले भी हुआ है। जो कि होना नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हर देश में होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में भी हो। तो आई थिंक हमें काफी सुधार करने की जरूरत है इस मामले में। जी अश्विन, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि काफ़ी सुधार की भी ज़रूरत है, ना सिर्फ वुमेन एरिया को लेकर, एजुकेशन को लेकर, रिलीजन्स की जैसे आपने बात की, धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर के हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको एक वेपन के रूप में काम में लेती है, जो आपने बुक में भी जिक्र किया है, वो भी सुधरना चाहिए। एजुकेशन को लेकर के सुधार आना चाहिए, और आई एम श्योर आपकी बुक एक बहुत अच्छा एक पड़ाव हो सकती है इस सुधार की तरफ। सो अश्विन, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ पहुंच गए हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। सो मैं आपसे आपकी जर्नी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी। ओके, तो इतनी गंभीर बातें करने के बाद एक छोटा सा लाइट सेगमेंट हमने रखा है, तो हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग जिंदगी की सफलता कब है? जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। सफलता पे मैं एक और, मेरी नेक्स्ट बुक जो है, जो मैं रिलीज करूंगा, उसमें सफलता के बारे में ही है वो। दैट इज वो। एंड सफलता, मेरे हिसाब से सफलता इज समथिंग दैट इज, जो खुद का एक डेफिनेशन होता है। ऐसा कोई मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो असफल है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सभी सफल हैं। जब तक आप कोशिश करते हो, अपने आप से खुश हो, उस कोशिश से खुश हो, तो आप सफल हो। ओके, अकॉर्डिंग टू यू सच्ची खुशी कहाँ है? सच्ची खुशी डिपेंड करता है। मेरी खुशी मेरे फैमिली के साथ रहने में है। सबकी अपनी अपनी खुशी है। तो इट इज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगे? मैं हर दौर को दोबारा जीना चाहूंगा। मैं इनफैक्ट मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ को, जितना हो सके मेरे से मैं एंजॉय करता हूँ। इन द सेंस, बहुत सारी मुश्किल घड़ियां रही हैं लाइफ में, बट उन दौरों को भी एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, बट मैं जनरली मैं सिर्फ हमेशा मैं एंजॉय करते रहना चाहता हूँ। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो आप उसको एंजॉय प्रेजेंट करते में, बिल्कुल। हैं। ओके, ओके, अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? मैं शायद स्पोर्ट्स में होता, या ओके, फिल्मों में होता। अच्छा, ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट, ओके, तो प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट मैं एक्टिविज्म करना चाहता हूँ। आई वांट टू हेल्प चिल्ड्रन व्हेन इट्स द राइट टाइम। पहले मैं अपने फैमिली को संभाल लूं, उसके बाद मैं चाहता हूं कि सोसाइटी में मैं कुछ तो बदलाव लाऊं। सो दैट इज मेरा। ऑलराइट, सो अश्विन, यहीं पर हमारे इस सेगमेंट के सारे सवाल फिनिश होते हैं। आपने बहुत अच्छे से क्रिस्प आंसर दिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी बुक के लिए आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, आपके रीडर्स के थ्रू, आपकी ऑडियंस के थ्रू?
जिन लोगों ने ये देखा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, बिकॉज इट इज वेरी न्यू, जिन लोगों ने ये पढ़ा है उनसे काफी encouraging रिस्पॉन्स मिला है, एंड एंड जो मैं चाहता था कि जैसे सवाल उठे इस बुक की वजह से वो उठ रहे हैं। मैं चाहता नहीं हूं कि लोग मेरे से पूरी तरह से एग्री करें, तो मैं चाहता हूं कि एक डिबेट हो, एंड जितने लोगों ने पढ़ा है उनके साथ मेरा ये डिबेट हो रहा है, विच आई थिंक इज अ पॉजिटिव साइन। मैं उस चीज से खुश हूँ, और लेकिन जो उसका जो कोर आइडिया है वो समझ में आ रहा है लोगों को, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अश्विन, आप हमारी ऑडियंस को एक बार कह सकते हैं, रिमाइंड करवा सकते हैं कि अगर वो इस बुक को लेकर के कुछ सोच रखते हैं या कुछ अग्री नहीं करते, किसी बात में डिसअग्री है, तो वो भी शेयर करें, तो वो आप एक बार हमारी ऑडियंस को कॉल कर सकते हैं इस मंच के थ्रू। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि ऑडियंस इस बुक को पढ़े और समझे इसकी जो एंड मैं पहले से यही बोलता रहा हूं कि कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू शायद लाइफ में सही नहीं होता है। मैं हमेशा किसी भी चीज को 2 या 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि रीडर्स भी इस बुक को उसी तरह से, उसी नजरिए से देखें। अगर एंड आई एम अवेलेबल टू डायरेक्टली डिबेट विद एनीबॉडी और डायरेक्टली answer anybody's questions regarding the book, और मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें, और मैंने जो भी कहा है उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, और एंड मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगा सभी से कि आप खुद भी अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना चाहें किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आइदर थ्रू राइटिंग, आइदर थ्रू सोशल मीडिया, या जो भी हो। अगर आपके मन में कोई चीज हो तो उसको डेफिनेटली आप दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे काफी कुछ बदल सकता है। तो ये मेरा मानना है। जी, अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैलती है लोगों की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको इस चीज को ऑप्ट करनी ही चाहिए। सो अश्विन, अगर हम आपकी बुक परचेज करते हैं आज, तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है इस बुक पर? I would like to offer a 25% discount on the book. मैं एज एक राइटर की यही इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस बुक को पढ़ें, एंड बिकॉज एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, राइट। एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके रीडर्स इस बुक को पढ़ें और इसके बारे में मुझे फीडबैक दें। सो फ्रेंड्स, अगर आप अश्विन की बुक परचेज करते हैं तो इस बुक पर 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। इस बुक की एमआरपी पे आपको डिस्काउंट है, तो इस बुक को आप जरूर खरीदिए, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए और इसको जरूर पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने बच्चों को बताइए इसके बारे में। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में भी अभी उठ रहे होंगे इस डिस्कशन के दौरान। आई एम श्योर जब आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और इस बुक को पढ़ने के बाद इसके रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अश्विन, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? श्योर, ये आई गेस आपके स्क्रीन में आएगा। आप मुझे ये ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। जैसे मैं सिंस आई एम बिजी विद माय ऑफिस वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जैसे ही मेरे पास टाइम रहेगा मैं डेफिनेटली इंटरेक्ट करना चाहूंगा, जो भी सवाल हैं जिसके भी, या जो भी मेरे से बात करना चाहे। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप अश्विन से बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर, या इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी हम इसको पुट करेंगे, आप वहां से इसको नोट कर लीजिए और आप डेफिनेटली इनसे बात कर सकते हैं, इसके टच में आ सकते हैं। अश्विन, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है रिगार्डिंग योर राइटिंग? एक तो आपने बताया कि आप सक्सेस के ऊपर बुक लिख रहे हैं, इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो बस यही है। मैं इसके और किसी चीज के बारे में तो मैंने नहीं सोचा है। ये मेरा बाय द वे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये मेरे बुक का शायद पार्ट 1 है। मैं क्योंकि ये टॉपिक छोटा टॉपिक नहीं है, एंड इस पे मुझे और बहुत और चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो होपफुली आई विल बी एबल टू रिलीज अ पार्ट 2 ऑफ दिस बुक एट सम पॉइंट। एब्सोल्युटली। अश्विन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुक
लिखना चाह रहे हैं या फिर एक ऑथर बनने की जर्नी पर निकलना चाहते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कोई एडवाइस नहीं है, आप लिखिए बस, बिकॉज सबसे दुनिया में सबसे आसान काम मेरे अकॉर्डिंग टू मी लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके मन में जो है वो आप एक कलम के जरिए या अभी लैपटॉप या टैबलेट के जरिए आप लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं बुक लिखने में। यहाँ पे कितने ऑथर्स आए जिन्होंने कहा है कि हम 10 साल से सोच रहे हैं कि हमें बुक लिखनी है। आप कह रहे हैं कि बहुत इजी है, ये कैसे? मतलब लोग सोचेंगे इस बारे में, कैसे बहुत इजी है, प्लीज बताइए। क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप ये मत सोचो कि कौन कितने लोग मेरे किताब को पढ़ेंगे, आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर एज अ राइटर आप ऑब्वियसली चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बुक को पढ़ें, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही एक रीजन होना चाहिए आपको बुक लिखने के लिए। आप जो आपके मन में है वो, जैसे आप आर्टिस्ट जैसे होते हैं जो ड्रॉ करते हैं, उनके मन की बात उस ड्राइंग में आ जाती है, वैसे ही एक राइटर का होता है। तो आई थिंक इट्स समथिंग एवरीबॉडी शुड ट्राई। एब्सोल्युटली। अश्विन, आपने अपनी बुक के बारे में इतना बेहतरीन डिस्कशन हमारे साथ किया और बहुत सारे सवाल इस मंच पर उठाए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले हमारी ऑडियंस को, हमारी टीम को? कुछ भी आप कहना चाहें तो। आपकी टीम को बहुत धन्यवाद, पहले तो ये मुझे मौका देने के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई होप कि आप ऐसे ही जो बडिंग ऑथर्स हैं उनको आप इंकरेज करते रहें ऐसे बुक्स लिखने में। आई थिंक आपने जो प्रोसेस बनाया है वो बहुत सिंपल है, और जैसे मेरे जैसे एमेचर्स के लिए ये बहुत ही आसान एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी जो कहानी पहुंचा सके, कहानी नहीं कहूंगा बट अपनी जो सोच है वो पहुंचा सके दुनिया को। तो थैंक यू सो मच। बाकी मैसेज ये है कि सभी खुश रहें एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड ये आपको हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। अश्विन, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। 9th सेशन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 का 9 सेशंस पूरे हो चुके हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जर्नी, एक सफर आपका इंतजार कर रहा है। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आई एम श्योर आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का डिस्कशन अपने आप में एक गंभीर डिस्कशन था जिसके बारे में आपको भी विचार करना चाहिए, आपको भी चिंतन करना चाहिए और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक सोच बनानी चाहिए भारत देश को लेकर। भारत में होने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं या जो घटनाएं घट रही हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस भारत को मिलकर एक बनाते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ सुधार होना चाहिए, इन सब के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप इस मंच के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार बताइए ताकि इस बुक को लेकर के, साथ में इस टॉपिक को लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैले। इस किताब को अगर आप खरीदते हैं तो इस पर डिस्काउंट अवेलेबल होगा 25% का। इस बुक को जरूर खरीदिए और इस बुक के थ्रू आपको भारत की हिस्ट्री, भारत की पॉलिटिक्स, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का डिस्कशन आपको आई एम श्योर पसंद आया है तो प्लीज फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए और सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक और नई बुक के साथ, एक और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।